हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की और डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस के लेटेस्ट अपडेटेड रिवाइज सिलेबस को। जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई के सिस्टम की बात है, उनके रूटीन की अगर बात की जाए तो हमें हर बार मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस मिल जाता है। और हर बार सीबीएसई के सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस होते हैं क्योंकि सीबीएसई एक बड़ा फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें पेरेंट्स की भी सुनी जाती है, स्टूडेंट्स की भी सुनी जाती है, जो टीचर्स की तरफ से सजेशंस होते हैं उसको भी सुना जाता है, और एक्सपर्ट्स की ओर से भी जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो हर बार अपडेट हो जाता है। इस बार के आपके सिलेबस की बात की जाए तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस किए गए। एक बड़ी चेंज की अगर बात करें तो बड़ा पॉजिटिव चेंज किया गया है, जो मैंने पहली बार देखा है कि सोशल साइंस में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा कि इस बार पहले के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या उससे पहले के कंपैरिजन में देखें तो आउट ऑफ आउट स्कोर करना थोड़ा और ईजी हो जाएगा। वैसे भी सोशल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है क्लास 10th में, आउट ऑफ आउट इजिली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो स्कोर कर पाते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ थोड़ी और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। वैसे तो ये जो आपका सिलेबस है, अपडेटेड जो सिलेबस है, वो 2.5 मिनट में बताया जा सकता है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है, ये चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं, लाइक दैट। लेकिन हम 2.5 मिनट में इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींचूंगा क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस नहीं डिस्कस करने वाले, हम इसमें स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम स्कोर अच्छा करने की सोचते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि हमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छे से सीखना है, ठीक से कंसेप्ट को हमें कवर करना है, हमें टाइम को मैनेज करना है, तो ज़रूरी होता है कि हम एक स्ट्रैटेजी के थ्रू जाएं। स्टार्टिंग में हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये विज़न क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारे पास ये सिलेबस है, इतना है, और इस तरीके से हम करने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा चैप्टर है जिसमें से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है, किस चैप्टर की कितनी वेटेज रहने वाली है, कौन सा चैप्टर है जो 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा चैप्टर है जिसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर है जिसमें से आपके मैथ वर्क के क्वेश्चंस है वो श्योर आने वाले हैं। ओके, यानी कि वो सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप प्लानिंग करने वाले हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम चैप्टर वाइज जो वेटेज है, चैप्टर वाइज मार्क्स हैं, वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस बार के आपके सिलेबस में क्या कुछ रहेगा और कहाँ पर आपको कितना फोकस करना है। तो देखिए, जो सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो चेंज आया, बड़ा चेंज ये आया कि पहले ये होता था कि आपके पास, जैसा आप 9th क्लास में कर चुके हो, कि आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में। आपके पास हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, ज्योग्राफी होती है, पोल साइंस होता है और इकोनॉमिक्स होता है। तो पहले क्या होता था कि 20 मार्क्स की वेटेज होती थी ईच सब्जेक्ट की, यानी कि हिस्ट्री, पोल साइंस, जियो, इकोनॉमिक्स, वो 20 मार्क्स के होते थे। इस बार इसमें बड़ा चेंज क्या किया गया कि आपकी जो हिस्ट्री है उसका सिलेबस थोड़ा लेंथी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको वेटेज दे दी गई। वो 25 मार्क्स की होगी इंक्लूडिंग द मैथ वर्क, और आपकी जो जियो है वो भी 25 मार्क्स की रहेगी इंक्लूडिंग द मैथ वर्क, जो अच्छी चीज़ है। क्योंकि ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास 7 चैप्टर हैं। अगर हम इको की बात करें तो इको में आपके पास 4 चैप्टर हैं। तो भाई जब 7 है और वहाँ 4 है तो इक्वल वेटेज सही नहीं बैलेंस जा रहा था। इको के चैप्टर्स है वो बड़े छोटे भी हैं, कंसेप्ट उसमें ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, तो ये सही से एक बैलेंस बना दिया इस बार सीबीएसई ने। ठीक, तो एक तो ये बड़ा चेंज है कि इसके अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है, कि जैसे पहले होता भी था कि जियो के चैप्टर्स है बड़े लंबे चलते हैं, सिलेबस बड़ा लेंथी है, हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा लेंथी है, जबकि वेटेज की बात करते थे तो वेटेज इक्वल दी गई थी, तो ये वेटेज है वो आगे पीछे कर दी गई। तो पहली चीज़ ये समझना है। तो ये आपके हो जाते हैं 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, जो कि आपको पहले से पता है, जैसे 9th क्लास में मिलते रहे, एज इट इज़ आपका रहेगा। ओके, इसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, कहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके हिस्ट्री के सिलेबस को, कि आपके हिस्ट्री, इतिहास में क्या कुछ रहेगा। तो हिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा क्लास 10th में, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपका चैप्टर रहेगा पहला, और ये 6 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसकी वेटेज है वो 6 मार्क्स की रहेगी। इट मीन्स दैट यहाँ से आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा,
वो क्लियर है, क्योंकि 6 मार्क्स की वेटेज जा रही है तो एक 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा और एक आपका 1 मार्कर क्वेश्चन रह सकता है। ये सब कुछ यहाँ रहेगा। ठीक, ये जो चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन यूरोप और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बड़ा आसान सा चैप्टर है। इसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया है? सबसे पहले तो इसमें डिस्कस किया गया कि नेशनलिज्म क्या है। ओके, नेशनलिज्म क्या है उसको समझना है। उसमें फिर ये है कि नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी। नेशनलिज्म समझते हो ना, यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो जो देश के प्रति जो प्यार होता है, लगाव होता है, अपनापन होता है, एक होने का भाव होता है, उसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं। तो पहले वो नेशन नहीं होते थे, राष्ट्र होते ही नहीं थे। पहले जहाँ पर कब्जा हो गया जिस भी राजा का, रूलर का, वो नेशन बन जाता था। तो ये जो देश बने ना, ये बाद में बने। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? यूरोप से हुई थी। कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल था, उसमें नेपोलियन का क्या रोल था। तो ये पढ़ेंगे हम फर्स्ट पार्ट में, और ये जो पढ़ेंगे ये आप पहले ही ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इनके बारे में 9th क्लास में। तो ये रहेगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये देश कैसे बने, ये। और एंड में हम बाल्कन टेंशन डिस्कस करेंगे। बाल्कन जो टेंशन थी वो भी इसी से रिलेटेड थी। तो कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स इसमें रहेंगे, और वो टॉपिक्स काफ़ी आसान है और क्लियर रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आपको बताऊं कि इसमें से आपका रहेगा द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। 4 हो गए, और एक क्वेश्चन आपका एंड वाला रहेगा कि बाल्कन टेंशन क्या थी। तो ये 4-5 क्वेश्चन लिमिटेड से बनेंगे जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए रहेंगे, और उन्हीं में से आपके एग्जाम में आना है। तो इजी है चैप्टर, हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगेगी, और इस चैप्टर को कवर करने में आपको 10 to 15 डेज देने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर रहेगा हिस्ट्री में, वो रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। 8 मार्क्स रहेंगे। इट मीन्स दैट यहाँ से भी आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कंफर्म रहेगा, और एक आपका 2 मार्कर रह सकता है, और 2 मार्कर के भी कम चांसेस रहेंगे कि आपका एक रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक रहेगा 1 मार्कर, और 2 मार्क्स का मैप वर्क रहेगा इस चैप्टर में से। ओके, ऐसा कुछ रहना है। तो जहाँ तक आपके नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर की बात है, तो ये एक आसान सी एक स्टोरी है 1915 से लेकर के 1934 के बीच में। ओके, इसके बीच में इंडिया में क्या क्या हुआ था, स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था तो उसमें क्या कुछ हुआ था, गांधी जी का क्या रोल था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है 1915, 16, 17, यानी कि आप इस तरीके से अगर चलते हो, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आपको चैप्टर जैसे जैसे आप स्टडी करोगे उसके साथ साथ सब कुछ आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर है जिससे रिलेटेड काफ़ी कुछ है, आपको पहले से पता है, 8th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हो, उनके बारे में स्टडी कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का, वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इसमें से काफ़ी कुछ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब एनुअल एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। इसमें आपके जो एनुअल एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रहेंगे, जो आपका सब टॉपिक है फर्स्ट से लेकर के जो 1 है 1 से 1.3 के बीच में, यानी कि कुछ टॉपिक्स है कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है क्या एग्जैक्टली, वही डिस्कस किया गया यहाँ पे 1 to 1.3 के बीच में। तो यही आपके एनुअल एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। बाकी जो पार्ट है वो आपका पीरियोडिक असेसमेंट, जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए रहेगा, यानी कि एनुअल एग्जाम में बाकी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले, यानी सिलेबस थोड़ा सा आपका ईजी रह जाएगा जब आप फाइनल रिवीजन के लिए जाओगे। और ये चैप्टर आपका ओनली 1 मार्क्स का रहेगा, ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको फोकस सिर्फ 1 मार्कर के ऊपर करना है। पहले क्या था कि लास्ट ईयर थोड़ा सिलेबस ज़्यादा लेंथी जा रहा था, क्योंकि हम इस चैप्टर में भी अच्छे खासा टाइम दे रहे थे, इसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो रिवीजन में इश्यूज आ रहे थे। उसके बाद आपका जो 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर की अगर बात की जाए तो 4th चैप्टर आपका दिया गया, जस्ट ए मिनट, 4th चैप्टर आपका दिया गया यहाँ पर, वो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर की बात करें तो ये आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही होगा, यानी कि आपके एनुअल एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये भी इजी हो गया कि आपने अभी सिलेबस को किया, आपने इस चैप्टर को किया, जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो आपका पोस्ट मिड टर्म होगा जो दिसंबर के आसपास होगा, तो उसमें ज़रूर इसके क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन एनुअल एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, उसके बाद आपका जो 5th चैप्टर है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड,
ये जो चैप्टर है ये इसकी वेटेज 8 मार्क्स की रहेगी, यानी कि इसकी वेटेज अच्छी खासी रहने वाली है। जितनी सेकंड चैप्टर की रहेगी उतनी वेटेज इस चैप्टर की रहने वाली है। तो इसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा फोकस करना है। ये चैप्टर बड़ा आसान सा है, 2 पार्ट में दिए गए। पहले पार्ट में बताया गया कि जो प्रिंट कल्चर है उसकी शुरुआत कैसे हुई, चाइना से हुई, चाइना से जापान गई, जापान से यूरोप गई। ओके, उसके बाद उसमें बताया गया कि यूरोप में और क्या क्या चेंजेस आए। तो उसमें यहाँ पे बात की गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी बात की गई, गुटेनबर्ग का क्या योगदान रहा था, उसमें क्या रोल रहा था, क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, किन लोगों ने वेलकम किया, किन्होंने अपोज किया, तो वो दिया गया। फिर इंडिया की बात आ जाती है कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए जब प्रिंट कल्चर आई थी। ओके, तो ये चैप्टर है जिसमें से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा दी गई। जहाँ तक आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात है तो 3 to 4 बनेंगे, जो कि ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे और उन्हीं में से आपके एग्जाम में रह सकते हैं, जो 3 मार्कर, 2 मार्कर या 5 मार्कर के लिए। जहाँ तक आपके हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की बात है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग से पहले से ही डिस्कस किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को सर्च भी कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ यानी कि यह हो गया आपका पहला चैप्टर, वो 6 मार्क्स का रहेगा। सेकंड चैप्टर आपका 8 मार्क्स का रहेगा। थर्ड चैप्टर की अगर बात की जाए तो आपका 1 मार्क्स का रहेगा, और लास्ट चैप्टर है वो आपका 8 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 23 और 2 मार्क्स का आपका मैफक हो जाता है, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके 25। ओके, तो ये होगा आपका हिस्ट्री। उसके बाद अगर हम बात करें जियो की, सेकंड की आपके जियो, क्योंकि उसकी वेटेज भी अच्छी खासी है, 25 मार्क्स की रहेगी। जियो में क्या कुछ रहेगा, जियो में टोटल आपके 7 चैप्टर्स रहेंगे। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें से अगर आप लेटेस्ट अपडेटेड बुक को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक सिलेबस के साथ दिया गया है, तो आप देखोगे इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक इस चैप्टर में से डिलीट हो गए। आपकी जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसमें से, जैसे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो डिलीट हो गया है, कुछ जो केस स्टडी दी गई थी वो डिलीट कर दी गई। तो चैप्टर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, ईजी हो गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, इसके साथ साथ इसमें दिया गया है सॉइल कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो वो पार्ट है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। ओके, उसके बाद सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर पीछे लास्ट अगर 3-4 ईयर्स की बात करें तो कभी डिलीट हो रहा था, कभी इंटरनल में था, कभी नहीं था, ऐसा कुछ चल रहा था। तो ये आपकी सिलेबस में रहेगा और ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसकी वेटेज रहेगी 2 मार्क्स की। इट मीन्स दैट एक सिंगल 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपके 2 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। ये 4 मार्क्स का रहेगा। उससे पहले सेकंड चैप्टर में हम बता दें कि सेकंड चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें वाइल्ड लाइफ की बात की गई और इसमें फॉरेस्ट की बात की गई। ये आपका 9th क्लास का जो नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर था, नेचुरल वेजिटेशन, उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। एक टॉपिक सिर्फ अलग दिया गया, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज है सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर की बात करें वाटर रिसोर्सेज, इस चैप्टर को अगर कवर करना चाहें तो ये 2 से 3 पीरियड में इजिली हो सकता है। इसमें बात की गई वाटर स्कैसिटी क्या होती है, जल दुर्लभता क्या होती है, जल की कमी क्या होती है, उसके कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल दिए गए कि कुछ लोग कैसे वाटर कंजर्व करें, तो वो सब कुछ इसमें दिया गया। तो 2 to 3 जो पीरियड्स है वो काफ़ी रहेंगे, मोर देन इनफ रहेंगे इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ऐसा ही सेकंड चैप्टर के साथ है, सेकंड भी 2-3 पीरियड का ही चैप्टर है इतना। ये जो थर्ड चैप्टर है ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। यहाँ से आपका एक 3 मार्कर क्वेश्चन रह सकता है और एक आपका यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन रह सकता है। ठीक, उसके बाद आपका जो फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा और यहाँ से कंफर्म आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, कंफर्म। 1 मार्कर वगैरह कुछ नहीं आने, क्योंकि बाकी कोई भी चैप्टर है जिसको इतनी वेटेज नहीं मिली हुई, तो इट मीन्स दैट कोई तो चैप्टर होगा ना जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देना, तो वो यही चैप्टर रहेगा। यहाँ से 5 मार्कर रहेगा। 5 मार्कर में क्या कुछ आ सकता है, कोई भी एक क्रॉप आएगी। 8 क्रॉप्स आपके सिलेबस में देखिए, जैसे आपका वीट, गेहूँ हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, इसके साथ साथ टी, कॉफ़ी, कॉटन, जूट हो गया, शुगर केन, रबड़ हो गया। तो ये आपकी 8 फसलें दी गई। इनमें से कोई एक क्रॉप है उसके ऊपर आपको डिटेल में नोट लिखना, वो आपके एग्जाम में रहेगा। ओके, इस चैप्टर में से भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक है उसमें से डिलीट हो गए, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा ताकि आप उसको अपनी बुक में भी मार्क कर पाओ कि ये टॉपिक्स हमें नहीं करने। ओके, और अगर अब नहीं मार्क कर पाओ तो भी नीड नॉट टू वरी, टीचर अपने आप आपको बता देगा। क्लियर। उसके बाद आपका फिफ्थ जो चैप्टर है
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें से भी कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए सिलेबस में, जो लेटेस्ट अपडेटेड आपकी बुक है उसमें से, और ये 3 मार्क्स का रहेगा। इट मीन्स दैट यहाँ से आपका एक 2 मार्कर और एक 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। उसके बाद आपका जो 6th चैप्टर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग, ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। यहाँ से भी कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट हुए इस चैप्टर में से, कुछ नहीं, काफ़ी सारा डिलीट हुआ है। इसमें से आपके जो इम्पोर्टेंट रहेंगे टॉपिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर एंड में है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉल्यूशन है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर में से बन सकते हैं। और ज़्यादा लेंथी नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें आपका एग्रीकल्चर चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, 5th और 6th चैप्टर है वो ज़्यादा लेंथी नहीं है। उसके बाद आपका 7th जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट 50% रह गया, आधे से ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर आपका 1 मार्क्स का रहेगा। पहली चीज़ तो ओनली 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और इसमें रेलवेज टू रोडवेज टू रेलवेज, यानी कि यहीं तक का पार्ट रहेगा। बाकी का जो पार्ट है वो पीरियोडिक असेसमेंट के लिए रहेगा, यानी कि पाइपलाइन से लेकर के टूरिज्म तक का जो टॉपिक है, जो काफ़ी लेंथी पार्ट है, उसको आपके सिलेबस के एनुअल एग्जाम के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ओके, उसके साथ साथ आपका मैप वर्क है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? मैप वर्क का सिलेबस है वो ऑलरेडी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या उसका आंसर रहेगा, कहाँ पर आपको लोकेट करना, लाइक दैट। ठीक, तो ये रहेगा आपका जियो में। उसके बाद अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट बुक की, तो रहेगी आपकी पोल साइंस। पोल साइंस अब आपकी ओनली 15 मार्क्स की रहेगी इस बार। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, यानी कि शक्तियों का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, इसके लिए 2 कहानियाँ दी गई इस चैप्टर में। एक बेल्जियम की स्टोरी शेयर की गई, सेकंड जो स्टोरी शेयर की गई वो श्रीलंका की शेयर की गई, ताकि हम समझ पाएँ इस कंसेप्ट को। और फिर हमें बताया गया कि वाई डू वी नीड द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत होती है, एंड हाउ वी कैन डू द पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग हम कर कैसे सकते हैं। ओके, तो वो सब कुछ इसमें शेयर किया गया 3 ही पीरियड, यानी कि ओनली 3 पीरियड का सारा चैप्टर ये। और ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा, या तो इसमें से एक 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा या फिर 2 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका संघवाद, फेडरलिज्म, ये 3 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। इसमें से 3 मार्कर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ओके, और संघवाद या फेडरलिज्म की बात करें तो लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, 3 पीरियड्स का ये चैप्टर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्कस किया उसके आगे की कहानी दी गई कि इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे की गई। तो यहाँ पे फेडरलिज्म है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो क्या होती है, ये कितने टाइप की हो सकती है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और हम कैसे कह सकते हैं, हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, तो वो कुछ हमें देना है। उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की भी यहाँ पर बात की गई। तो छोटा सा चैप्टर ये रहेगा, आसान सा है। यानी जब भी सिलेबस स्टार्ट किया जाता है तो आमतौर पे टीचर इन्हीं चैप्टर्स के साथ आते हैं कि भाई 6 डेज़ की क्लास लग गई, 2 चैप्टर हुए, पॉजिटिव वाइब्स आएगी कि एटलीस्ट हमने 2 चैप्टर्स तो निपटा डाले। ओके, इजी है, कुछ भी नहीं। चैप्टर को अगर आपने क्लास में ठीक से फोकस करके सुन लिया ना, समझो हो गया, फाइनल के लिए तैयारी होगी आपकी। उसके बाद आपका जो 3rd चैप्टर है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ओके, लोकतंत्र और विविधता, ये आपके सिलेबस में कंप्लीटली नहीं है अब। ठीक, एनसीईआरटी के अगर ओल्ड बुक में दिखाई दे रहा है तो वो वैसे ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका 4th चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। अच्छी चीज़ है, 2 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड से हैं थोड़े से। ओके, तो वो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ जाना ही नहीं है आपको। 2 मार्कर मतलब या तो 2 मार्कर बेसिक कंसेप्ट पूछे जाएंगे, ओके, या फिर इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो यहाँ तक रहेगा। और चैप्टर जितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन रहे थे जो ओपन एंड क्वेश्चंस थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस थे। 1 मार्कर या 2 मार्कर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद जो 5th चैप्टर आपका जन संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक, और 6th जो चैप्टर है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा इस बुक का, वो है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। यहाँ 5 मार्कर क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, और वो भी आपके टोटल 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर में। इसे एक तो है क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, एक ही बात है। एक तो ये बन रहा है, एक बनेगा आपका व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस क्या हैं एंड सजेशंस रिगार्डिंग दो चैलेंजेस, क्या सुझाव हम दे सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस बनेंगे 5 मार्कर, उनमें से एक आपके एग्जाम में आना पक्का कन्फर्म।
उसके बाद 7 चैप्टर है भाई, ये 7 चैप्टर वैसे ही नाम दे रखा है, ये एग्जैक्टली एक टॉपिक है छोटा सा, उसका एक अलग चैप्टर दे दिया गया। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें डिस्कस किया गया डेमोक्रेसी के पॉजिटिव साइड डिस्कस की गई कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी थोड़ा सा स्ट्रगल करी है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के ये चैप्टर बनाया गया है। ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा, इसमें से ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक 3 मार्कर क्वेश्चन ही रहेगा, 1 मार्कर इस चैप्टर में से ज़्यादा बनते नहीं है। लास्ट चैप्टर आपका चैलेंजेज ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि टोटल आपके 5 चैप्टर्स रहेंगे पोल साइंस में, जो कि बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपकी जो लास्ट बुक है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी आपकी इस बार 15 मार्क्स की रहेगी। यहाँ पे आपके टोटल 5 चैप्टर बुक में दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट, विकास, ये 4 मार्क्स का रहेगा। आसान सा चैप्टर है, 3 to 4 पीरियड का है, टोटली इतना सही है बस। और बड़ी अच्छी सी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। अगर आपका टीचर आपको अच्छा मिलता है तो बड़े गजब के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ओके, तो ये 4 मार्क्स का रहेगा। उसमें बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में रहेगी। एक 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, 2 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि 1 मार्कर अच्छे खासे यहाँ से बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये यहाँ से आपके एक 5 मार्कर क्वेश्चन रह सकता है। 5 मार्कर क्वेश्चन रह सकता है और रहना भी चाहिए, आपके एग्जाम में हो सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर की बात की गई है। टर्सरी सेक्टर वो आगे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, लाइक दैट, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया। आसान सा है क्योंकि इसमें से बहुत कुछ आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो। उसके बाद थर्ड जो आपका चैप्टर रहेगा वो है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। यहाँ से 5 मार्कर आपका कन्फर्म रहेगा एक क्वेश्चन, वो है ऑर्गेनाइज्ड, और जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स हैं उनकी यहाँ पर बात की गई। उसमें बात की गई सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी बात की गई है। तो यहाँ से एक 5 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंस बताना है। ओके, डिफरेंस बताना है कि जो स्रोत कौन कौन से हैं जहाँ से हम ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो उसके 2 सोर्सेज होते हैं, तो कौन से सोर्सेज है, कौन सा बेटर है, लाइक दैट। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा जो आपके 5 मार्कर में रह सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। और बाकी आसपास की चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस की जाएगी। छोटा सा चैप्टर रहेगा ये आपका। उसके बाद जो आपका 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें से ओनली आपका 1 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट इनेबल ओनली, यानी कि इतना ही टॉपिक है जो आपके एनुअल एग्जाम के सिलेबस में। बाकी जो पार्ट दिया गया वो आपके इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट है, उसके लिए रहेगा, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। ओके, तो ईजी हो गया है इको का भी। उसके बाद आपका 5th चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। इसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है एक, जो कि आप समर वेकेशन में बना लोगे। 5 मार्क्स है आपके प्रोजेक्ट के, तो ये बनाना है। तो अभी ओवरऑल हमने देखा कि ये आपके सिलेबस में रहने वाला है। और इसमें क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, देखिए आप पोल साइंस या इको की बात करें, ठीक से अगर फोकस करके साथ साथ किए ना, तो मतलब आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। जियो की बात करें तो जियो में आपको क्या करना है, 1st, 2nd, 3rd चैप्टर आपके ईजिली हो जाएंगे। आपको जो फोकस करना है 4th भी ईजिली हो जाएगा। आपको 5th और 6th चैप्टर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, ताकि मार्क्स ना डिडक्ट हो वहाँ से, ठीक। तो वहाँ फोकस करना है, तो जियो भी स्कोरिंग हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप आउट ऑफ आउट का स्कोर लेकर के चल रहे हो, आपको स्कोर करना है, तो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक तो आपकी हिस्ट्री का 1st चैप्टर, हिस्ट्री का 1st चैप्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। जो आपका 2nd चैप्टर है, जो आपका लास्ट चैप्टर है, उसमें से सब कुछ वही आएगा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो जो 1st चैप्टर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, और 2nd है आपका मैथवर्क। आमतौर पे हम मैथवर्क को इग्नोर कर देते हैं कि मैथवर्क चलो बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना। मैथवर्क को हम साथ साथ लेकर के चलेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान आउट कीजिए। और आपको 15 डेज में मैं एक और स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जिसमें हम पूरे साल की प्लानिंग करेंगे कि किस महीने में हमें कौन से चैप्टर करने हैं, कि अप्रैल में हम कितने करें, मई में कितने करें, उसके बाद जुलाई में कितने करें, अगस्त में कितने करें, कि कैसे भी करके हमारा 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, ताकि हमारे पास एटलीस्ट 60 डेज मिल जाएं फाइनल एग्जाम में जाने से पहले। ओके, तो ये रहेगा आपका सिलेबस, और होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा
कि आप क्लास 10th सोशल साइंस में क्या कुछ पढ़ने वाले और कहाँ पर क्या कुछ रहेगा। इसके साथ साथ जिसमें आपके 5th चैप्टर की बात कर रहा था सबसे एंड में, कि आपका जो 5th चैप्टर है कंज्यूमर राइट, उससे रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। जो आपका प्रोजेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने सेपरेटली एक बेस्ट प्रोजेक्ट है कि कैसे आप बना सकते हो, वो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। ठीक, तो उसको कहाँ ढूंढोगे? आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको दिया गया प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप कुछ चीज़ें ले सकते हो, कुछ आइडियाज़ आपको मिलेंगे और उसके बाद आप एक अच्छा सा यूनिक सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। बनाने के बाद अगर आप शेयर करना चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हुआ जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।